हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम यूनियन लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की, टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम पार्लियामेंट जो है आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, अधिकतर सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, इन सारे पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप, मेरा चैनल है सिविल सिग्नल नाम से, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज का, टॉपिक वाइज वहां से जाकर देख सकते हैं। अब ये सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने अभी पॉलिटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं और उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है और एग्जाम ओरिएंटेड हमको कैसे पढ़ना है, उसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पार्लियामेंट के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, what can be the maximum interval between the two sessions of the parliament। और इस सीरीज में मैंने सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वही लिए हैं, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया आ सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। इस वजह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सारे क्वेश्चन जो है वो अधिकतर रिपीट होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 3 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 6 मंथ। अब पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं? टोटल 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा बजट सेशन। ठीक है, ये सबसे बड़ा सेशन होता है। उसके बाद होता है बजट सेशन के बाद हमारा मॉनसून सेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विंटर सेशन। ठीक है, ये 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो होता है वो फेब में स्टार्ट होता है, फेब से मई तक चलता है। फिर मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है जून से, और विंटर सेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर से। ठीक है, तो ये तीनों सेशंस आपको याद रखने हैं। पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन और सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन। ठीक है, और कोई भी दो सेशन के बीच में किसी भी वजह से अगर सेशन नहीं हो पाया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बजट से मॉनसून सेशन के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस हो सकता है? सिर्फ 6 मंथ के लिए ही डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज चेक्ड। कैसे हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्सेस को चेक करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए इंटरवेंशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ऑप्शन बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू, और ऑप्शन डी जनरल इलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक्सेस को चेक करना मतलब पार्लियामेंट में जो हमारी पार्टी, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पार्टी रूल कर रही है, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, वो सही है या नहीं है, वो मेजोरिटी में है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। अगर जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्यादा मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, तो जो लोकसभा है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। और अगर वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पीएम वाले में, कि जिस दिन पीएम रिजाइन करता है उसी के साथ उसका पूरे कैबिनेट को भी रिजाइन करना पड़ता है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। पीएम रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो पीएम की एडवाइस पर ही बनाई जाती है, और उनको अपॉइंट कौन करता है? पीएम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। ठीक है, कौन से नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जिसको पार्लियामेंट में जाने का राइट होता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट होता है कि वो किसी भी
पार्लियामेंट के सेशन में जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, और वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकता है, वहां की प्रोसीडिंग सुन सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट की किसी भी सेशन को सुन सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, आपने ये पॉलिटी पढ़ा हो तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल में उनका मेंशन किया गया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप एटलीस्ट सर्च करके आप पता करेंगे, तो कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 324 में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलो मैं आपको बता देती हूँ, एन वेंकटा रमन है, ये 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप मुझे बताइए अभी कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट शुड इट हैव, मतलब कि जो अपोजिशन ग्रुप है, पार्लियामेंट में जब इलेक्शन होता है दो पार्टी बनती है, एक बनती है हमारी रूलिंग पार्टी और एक बनती है हमारी अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होती है, जैसे 545 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें डिवाइडेड बाय 2+1 की मेजोरिटी होनी चाहिए। इतना अगर सीट कोई जीत लेता है तो वो पार्टी क्या बन जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है। उसके अलावा जो पार्टी हारती है वो अपोजिशन पार्टी में आती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, उसके पास मिनिमम कितनी सीट्स होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी पार्टी को एज अ अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन ए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1/10 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 1/10 कितना होगा, 545 सीट्स हैं, तो वो 54.5 मतलब मिनिमम 55 सीट्स होनी चाहिए, जो कांग्रेस के पास नहीं थी अपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शनरी कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, किस फंक्शनरी को इनवाइट किया जा सकता है अपना ओपिनियन देने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको हम इनवाइट कर सकते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, ये पहला हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर होता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसी के नाम पर ये ही सारे काम करते हैं। लॉ लॉ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन देखता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखता है। क्लियर। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे अभी कौन से 48 नंबर के एन वेंकटा रमन, ये मैंने आपको बता दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है हमारे, राजीव कुमार हैं। ठीक है, कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन है, गिरीश मुर्मू। ठीक है, गिरीश मुर्मू जो है वो हमारे अभी प्रेजेंट कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करता है उस कैंडिडेट की एज जो है वो किस एज से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज पूछा है पार्लियामेंट इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 26 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 25 ईयर्स। ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, हमारी 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा के इलेक्शन में जो मिनिमम एज होती है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 21 ईयर्स पंचायत इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, और वोटिंग एज कितनी है हमारी, 18 ईयर्स है। ठीक है, तो सारी एज क्राइटेरिया मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, ऑप्शन बी
also comprises the President of India. Option C, it is a bicameral in nature. Option D, the upper house of the parliament is never dissolved. ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ये पार्लियामेंट नहीं कहलाता है। लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 545 सीट्स हैं और राज्यसभा में कितनी है? 245 सीट्स है। क्लियर? चलिए, अच्छा, जो हमारा लोकसभा होता है वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है या 5 साल के पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये कैसा हाउस होता है? परमानेंट हाउस होता है। और लोकसभा कैसा होता है? हमारा टेम्पररी हाउस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जापान पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी युआन, ऑप्शन डी शोरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डाइट। वहां की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है, जापान की पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज अ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किसने ऐसा बोला था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमको डेली और पीरियोडिक असेसमेंट देता है गवर्नमेंट का? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो हमको डेली और पीरियोडिक दोनों ही असेसमेंट देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कौन थे? इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अच्छा, इन्हीं के नाम पर एक एमपी के एक गांव का नाम अंबेडकर नगर रखा गया है। कौन सा गांव है वो? महू सिटी को अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी एन राव कौन थे? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये। फिर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनका सबसे लंबा टाइम पीरियड था 1952 से लेकर 1962 तक। जवाहरलाल नेहरू भी हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 1947 से लेकर 1962 तक। 1962 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी 1964 में। 1962 में तो चाइनीज वॉर हुआ था। ठीक है, तो 1964 याद रखिएगा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट? मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर था 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अब एक भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि 2020 में ये प्रोविजन एंग्लो इंडियन को कम्युनिटी को नॉमिनेट करने वाला रिमूव कर दिया गया है, इसलिए। नहीं तो पहले लोकसभा में 2 मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज। पहले हमने जापान की पार्लियामेंट देखी थी, अब हम देखेंगे चाइनीज की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, द ऑप्शन डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द चाइना। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। अच्छा, अब चाइना ने हमारी इंडिया के ऊपर अटैक कब किया था? 1962 में किया था, जब हमारी इंडिया में सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, 3 वॉर हुए थे हमारे, 1962, 1965 एंड 1971। ये जो 2 वॉर हुए थे 1965 एंड 1971 वाले, ये दोनों किसके साथ हुए थे? पाकिस्तान के साथ हुए थे। इसमें से ये जो 1971 वाला वॉर हुआ था उसमें ईस्ट पाकिस्तान को रिलीज करके बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पार्लियामेंट को रेफरेंस ले तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स देखना है सही है या गलत है। ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस अंडर एनी केस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। देखो, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको कभी भी पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जा सकता अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो इसका करेक्ट आंसर है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है,
मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन द लॉ कोर्ट्स। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है कि जो इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको प्रिविलेज है कि वो एज अ विटनेस लॉ कोर्ट्स में अटेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाले क्वेश्चन हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी ओनली राज्यसभा, ऑप्शन सी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो प्रेसिडेंट की जो प्रोसीडिंग होती है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, उनको इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का मेंबर, लोकसभा में भी पास किया जाता है, राज्यसभा में भी पास किया जा सकता है। कितने मेंबर्स का साइन होना जरूरी है, 1/4 मेंबर्स जो है वो साइन कर दे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर दोनों ही हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही ये पास हो जाता है प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है, इम्पीच कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखनी है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे स्टार्ट होता है, राज्यसभा में स्टार्ट होता है, लोकसभा में स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। देखो दो स्टेटमेंट्स दिए वो आपको देखना है। पहला है द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट करता है, रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होता है टैक्सेस के द्वारा, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अप्रूव करना पड़ता है, तभी हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी एकदम सही आंसर है, स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, वो दोनों में से कोई सा भी हाउस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसी की जगह वाइस प्रेसिडेंट होता तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा स्टार्ट कर सकती है, और लोकसभा को उसमें क्या देना होता है, परमिशन देनी होती है। ठीक है, तो क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। देखो करेक्ट हमेशा मेंशन करना है आपको, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा, सी बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, किसके पास पावर है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकता है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी यूनियन कैबिनेट, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। ठीक है, तो ये जो पावर है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की, वो किसके पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही क्या कर सकती है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टार्ट कर सकती है। क्लियर, पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिकली राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टार्ट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कोरम्स ऑफ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, मीटिंग का कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, पहला 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, दूसरा 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/3 या 2/3। तो इसका करेक्ट आंसर 1/10 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इतने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मान लो 545 स्ट्रेंथ है, तो मिनिमम 55 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट होगी लोकसभा की, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ही राज्यसभा में मिनिमम मेंबर्स 245 है, तो कम से कम 25 मेंबर्स तो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यूनियन पार्लियामेंट वॉज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन विच डेट। किस डेट को टेररिस्ट ने अटैक किया था हमारी यूनियन पार्लियामेंट के ऊपर। देखो ये कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो ऑप्शन ए 2 दिसंबर 2001 में तो हुआ है, ये सबको पता है, लेकिन कब हुआ है ये डेट लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो 2 दिसंबर को हुआ है, 11th को हुआ है, 13th दिसंबर हुआ है या 11th सितंबर को हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13th दिसंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक किया गया था यूनियन पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जो ताजमहल पे अटैक किया गया था, मुंबई अटैक जो था वो कब हुआ था? 26/11 को हुआ था। अच्छा, कौन से ईयर में हुआ था? 2008 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। यूनियन पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद और भी एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगी यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छा, और एक और चीज, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी। अगर आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री पढ़ना है डिटेल में मैप्स के साथ, तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने अभी डे वाइज टारगेट लगा के स्ट्रेटेजी डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आप कैसे 30 दिन में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपको पॉलिटी का रिविजन करना है या फिर ज्योग्राफी एनसीईआरटी देखना है तो वो सब भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। एक बार जरूर चैनल को विजिट कीजिएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके थ्रू आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।